अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तारी। आज हमारी क्लास 11 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड्स को। लिपिड्स जो है वो कलेक्टिव नेम है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मतलब लिपिड्स के अंदर बहुत सारे वैरायटी आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। मीन्स जितने भी हमने बायोमोलिक्यूल डिस्कस किए लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलती है वो लिपिड से मिल जाती है। इसमें हमारे फेट्स भी आ जाते हैं, ऑयल भी आ जाते हैं, वैक्सेस भी आ जाती हैं, या फेट लाइक मॉलिक्यूल्स लाइक स्टेरॉइड्स भी हमारी बॉडी में आ जाती हैं। तो मतलब लिपिड्स के अंदर आपको वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे होते हैं। लिपिड्स हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है वो डाइवर्स ग्रुप भी है। डाइवर्स ग्रुप का मतलब ये है कि जो हमारे लिपिड्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। मतलब इसमें आपको कार्बन भी मिलेगा, इसमें आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा और इसमें ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि डाइवर्स ग्रुप है। या इसको हम दूसरे सेंस में इस तरीके से भी डाइवर्स ग्रुप बोलते हैं कि इसके अंदर आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जो लिपिड्स है वो एक डाइवर्स ग्रुप है। उसके अलावा लिपिड्स हमें प्लांट्स में भी मिलते हैं और इसके साथ साथ लिपिड्स हमें एनिमल्स में मिल रहे होते हैं। मतलब अगर हम प्लांट्स के सीड्स की बात करें तो उसके अंदर भी हमें बहुत सारे लिपिड्स की फॉर्म मिल रही होती है, या अगर हम एनिमल्स की बॉडी की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बॉडी की बात करें तो उसके अंदर भी हमें लिपिड्स मिल रहे होते हैं। लिपिड की टर्म को प्रपोज किया था ब्लर ने, ठीक है। ब्लर एक साइंटिस्ट थे। 1943 में ब्लर ने लिपिड की कुछ प्रॉपर्टीज बताई। उन्होंने क्या प्रॉपर्टीज बताई? उन्होंने कहा दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मतलब जो लिपिड्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते, ये हाइड्रोफोबिक है। अब हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड फोबिक मीन्स क्या होता है? फेयर। मतलब ये वाटर से फेयर करते हैं, ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते, बट ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। देखें ये जो हमारे लिपिड्स हैं, लिपिड्स हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर्स में बताया कि जिन भी एलिमेंट, जिन भी कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो लिपिड्स हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। सो क्योंकि लिपिड हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता। ये किसके अंदर सॉल्युबल है? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो सकता है, जिसमें हमारे अल्कोहल्स आ जाते हैं। अल्कोहल्स हमारे वो कंपाउंड होते हैं जिनके स्ट्रक्चर के अंदर हमें OH मिल रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये ईथर के अंदर भी डिजोल्व हो सकते हैं। ईथर हमारे पास वो कंपाउंड होता है जिसके सेंटर में ऑक्सीजन होती है और दोनों साइड पे जो है वो अल्काइल रेडिकल्स यानी कि डिफरेंट हमारे पास जो है वो कार्बन का स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उसके अलावा एसिडोन भी हमारे एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लिपिड डिजोल्व हो सकता है। ये सिंपली हम कहें तो लिपिड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें अल्कोहल, ईथर और एसिडोन आ जाता है, उसके अंदर ये इजीली क्या हो सकते हैं? डिजोल्व हो सकते हैं। उसके बाद लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स जो है वो बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम डाइवर्स ग्रुप का नेम दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके तो बना होता है, लेकिन इसके अंदर जो ऑक्सीजन की रेशो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। बहुत ज़्यादा कम का मतलब क्या है? जैसे हम जब आटा गूंद रहे होते हैं, ठीक है, तो आटा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसके अंदर हम जो नमक डालते हैं वो बिल्कुल लेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में डालते हैं, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि इसका टेस्ट आ जाए। तो इसी को अगर हम समझ लें तो हम कहते हैं जो लिपिड्स होता है इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो ज़्यादा होते हैं, बट उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल दी है ट्राइस्टायरिन, ठीक है। ट्राइस्टायरिन हमारे पास एक लिपिड का मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, C57। मतलब कार्बन इसके अंदर कितने? 57 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 110, ठीक है, ये 110 है। तो हाइड्रोजन कितने? 110 है। और ऑक्सीजन देखें कितने? 6। अब चेक कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिर्फ 6 है, मतलब कितनी लेस क्वांटिटी में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन जो हमारे लिपिड्स हैं उसके आपको उसका आप कोई भी स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है, वैक्सीज की बात करें, ऑयल की बात करें या फेट्स की बात करें, उसके अंदर आपको ऑक्सीजन बिल्कुल लेस अमाउंट मिलेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप चेक करें कि इसके अंदर हमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये कितनी हाई क्वान्टिटी में मिल रहा है, ठीक है। 57 कार्बन है और हाइड्रोजन 110 टाइम्स है। तो क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा। और जब इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिपिड्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट डबल एनर्जी होती है।
एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर डबल एनर्जी क्यों होती है? कार्बोहाइड्रेट की हमने बात की थी कि उसके अंदर उसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, उसका जो जनरल फार्मूला होता है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है वो वाटर फॉर्म में होता है। मतलब जितने ऑक्सीजन होंगे उससे डबल टाइम हमारे क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। मतलब अगर ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में 6 है तो फिर वहाँ हाइड्रोजन कितने होंगे? 12 होंगे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आता है। लेकिन यहाँ नोट करें कि यहाँ हमारे पास जो लिपिड्स है उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है, जबकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है और कार्बन की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट इनके कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए इनकी जो एनर्जी होती है वो एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद लिपिड्स की हम बात करें तो लिपिड्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हमारे जो सेल का स्ट्रक्चर है जो कि इन एंड आउट और रेगुलेट का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं या सेल मेम्ब्रेन जिससे मिलकर बनी होती है वो भी हमारे क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। जब आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हमारी बनी हुई है फोस्फोलिपिड से। ठीक है। और उसके अलावा हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उसमें हम कह रहे होते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी होती है। तो ये जो फोस्फोलिपिड्स और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये भी हमारी लिपिड के काइंड ही है। उसके अलावा लिपिड्स एक्ट करते हैं एज अ एनर्जी स्टोर। मतलब हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक स्टोरिंग एनर्जी की फॉर्म जो होती है वो हमारे लिपिड्स ही होते हैं, जिसके एग्जांपल है ट्राइग्लाइसराइड। ठीक है। ट्राइग्लाइसराइड हमारे पास लिपिड की एक फॉर्म है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है वो पाया जाता है और ये एज अ एनर्जी स्टोरिंग मतलब एज अ एनर्जी स्टोरिंग की तरह काम करता है। जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास लिपिड्स की कॉमन टाइप्स है जिसमें एसाइल ग्लाइसरोल आ जाता है, वैक्सेस आ जाते हैं, फोस्फोलिपिड्स आ जाते हैं और स्टेरॉइड्स भी आ जाते हैं। ये अभी हमने जो लिपिड्स की डिस्कशन देखी है हमारी जस्ट लिपिड की जनरल डिस्कशन थी, जिसमें हमने लिपिड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखा और साथ में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। अब हमारे पास कुछ कॉमन लिपिड्स हैं वो हम डिटेल वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट कॉमन लिपिड को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है एसाइल ग्लाइसरोल। अब हम डिस्कस करते हैं एसाइल ग्लाइसरोल को। ठीक है। एसाइल ग्लाइसरोल का जो कॉमनली नेम है वो है फैट्स एंड ऑयल। एसाइल ग्लाइसरोल में जो मेजरली हमारे पास लिपिड्स आते हैं वो आ जाते हैं फैट्स एंड ऑयल। अब एसाइल ग्लाइसरोल का नेम क्यों दिया ये हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को समझने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा एक टेक्निकल टॉपिक है, वो आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको हमने एसाइल ग्लाइसरोल का नेम क्यों दिया। एसाइल ग्लाइसरोल हमारे पास मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें लिपिड्स में पाया जाने वाला कंपाउंड कौन सा है तो हमारा एसाइल ग्लाइसरोल ही। ठीक है। एसाइल ग्लाइसरोल की अगर हम डिफाइन देखें तो हम कहते हैं दिस इज द ईस्टर ऑफ ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। ठीक है। ये एक ईस्टर है ग्लाइसरोल और फैटी एसिड का। ना व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो हमारा एसाइल ग्लाइसरोल होता है वो बना होता है ग्लाइसरोल का और किसका बना होता है? फैटी एसिड का। तो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं? हमारा एसाइल ग्लाइसरोल बनाते हैं। अब ईस्टर का मतलब क्या है? ईस्टर का मतलब ये है कि ग्लाइसरोल और फैटी एसिड जब कंबाइन होंगे तो इनके बीच में जो लिंकेज बनेगी उस लिंकेज का नेम है ईस्टर। ठीक है। तो इसीलिए कहा कि ये जो है वो ईस्टर है किसके? ग्लाइसरोल और फैटी एसिड के। मतलब इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो ईस्टर बॉन्डिंग बनेगी और इसी ईस्टर बॉन्डिंग की वजह से ग्लाइसरोल और फैटी एसिड मिलके एक लिपिड बना देंगे जिसको हमने क्या नाम दे दिया? एसाइल ग्लाइसरोल का नेम दे दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इट इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड्स कॉल्ड फैट एंड ऑयल। मतलब ये हमारा एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ग्लाइसरोल और 3 एसिड्स का, जिनको हमने फैट्स और ऑयल का नेम दिया। अब इसका मतलब क्या है देखें। सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ कि ये जो है वो प्रोडक्ट है किसका? ग्लाइसरोल का। और कितने फैटी एसिड्स का? 3 फैटी एसिड्स का। ये प्रोडक्ट है एसाइल ग्लाइसरोल। किसका प्रोडक्ट है? ग्लाइसरोल का और 3 फैटी एसिड्स का। ठीक है। अच्छा क्या लिखा हुआ है? कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब देखें हमने जब पढ़ा था टॉपिक जिसके अंदर हमने कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट इज कंडेंसेशन एंड सेकंड हमारे पास हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होता है। तो याद रखें जब भी हमारे पास छोटे मोनोमर्स मिलके, ठीक है, ग्लाइसरोल भी हमारा एक मोनोमर है, मतलब एक छोटा मॉलिक्यूल है, और फैटी एसिड भी हमारा क्या है? मोनोमर है, छोटा जो है वो मॉलिक्यूल है। तो जब भी मोनोमर्स कंबाइन होके एक जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं
तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन का। ठीक है, ये हमने प्रोटीन्स में भी पढ़ा, ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ा कि जब उनके मोनोमर्स मिलके एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो रिएक्शन होता है उसको हमने कंडेंसेशन का नेम दिया था। तो इसी तरीके से अगर ये ग्लाइसरोल का मोनोमर और फैटी एसिड का मोनोमर कंबाइन होके ये जो बड़ा पॉलीमर बना रहा है जिसको हमने एसाइल ग्लाइसरोल का नेम दिया, तो इस वक्त जो रिएक्शन होता है वो हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अब देखा हमने क्या बोला, कितने ग्लाइसरोल है, एक ग्लाइसरोल, और कितने फैटी एसिड मिलेंगे, 3 फैटी एसिड मिलेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, एसाइल ग्लाइसरोल बन जाएगा। ठीक है, और इसको हमने एसाइल ग्लाइसरोल ग्लाइसरोल तो बन गया, और इसको हमने किस रिएक्शन का नाम दिया, कंडेंसेशन रिएक्शन का नेम दिया। इसको हमने कंडेंसेशन रिएक्शन का नेम इसलिए दिया क्योंकि ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड के कंबाइन होने से जब एसाइल ग्लाइसरोल बनेगा तो उस वक्त वाटर क्या होगा, रिलीज होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर वाटर रिलीज होता है तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। एसाइल ग्लाइसरोल बनता है उस वक्त वाटर रिलीज होता है, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं दिस इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट। एसाइल ग्लाइसरोल हमारा एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है क्योंकि वाटर के रिलीज होने के रिजल्ट में हमें मिला। ठीक है, उसके बाद हमने क्योंकि कहा कि एसाइल ग्लाइसरोल जो है वो हमारा ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, तो ग्लाइसरोल का अगर हम जनरल फार्मूला देखें या मॉलिकुलर फार्मूला देखें तो वो होता है C3H8 और O3, मतलब ग्लाइसरोल के अंदर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स या 3 कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, मतलब जितने कार्बन होंगे आपने क्या करना है, जितने कार्बन होंगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज करें हमारे पास कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन में n की जगह भी क्या लगा देंगे, 3 कार्बन लगा देंगे, और बीच में या कुछ भी नहीं, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और इसको किससे प्लस कर देंगे, 1 से, तो हमारा आंसर देख क्या आएगा, 2 3 द 6, 6 में 1 प्लस क्या आ गया, 7 आ गया। तो जितने हमारे पास कार्बन होंगे उतने डबल टाइम हमारे पास उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो आंसर आएगा उसको हमें 1 से क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और उसके बाद जो हमारे पास COOH भी आ जाता है। ठीक है, जिसको हम जर्नली जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नेम दे रहे होते हैं। अच्छा, अब देखें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि इनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, जिसको हमने ईस्टर का नेम दिया। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में ईस्टर है क्या। तो देखें लिखा हुआ है ईस्टर एक बॉन्ड है या लिंकेज है। ठीक है, बॉन्ड को हम दूसरा नेम क्या देते हैं, लिंकेज का नेम देते हैं। तो ईस्टर बेसिकली एक बॉन्ड है और लिंकेज है जो किसके दरमियान होती है, अल्कोहल और ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान होती है। अब अल्कोहल और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो न्यू नेम आ गया आपके लिए। तो देखें जो ये अल्कोहल है ये बेसिकली बोला जा रहा है ग्लाइसरोल को ही। ठीक है, ग्लाइसरोल हमारे पास अल्कोहल ही है। इसको अल्कोहल क्यों बोला, क्योंकि ग्लाइसरोल के स्ट्रक्चर के अंदर OH आता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया ग्लाइसरोल के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, अगर मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, देखिएगा जरा, इसके स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, इसके स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है। अब हर कार्बन के साथ OH अटैच हुआ होता है। ठीक है, ग्लाइसरोल के हर कार्बन के साथ क्या अटैच हुआ है, OH अटैच हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि इसके हर कार्बन के साथ OH अटैच हुआ है, तो जिस भी कंपाउंड के साथ OH अटैच हुआ होता है उसको हम अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। तो इसी वजह से हम ग्लाइसरोल को अल्कोहलिक ग्रुप का भी नेम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ये बॉन्ड है किसके बीच में, अल्कोहल के बीच में, यानी कि ग्लाइसरोल के बीच में, और साथ में किसके बीच में बॉन्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान बॉन्ड है। तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोला गया है, फैटी एसिड को बोला गया है। ठीक है, फैटी एसिड हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक बॉन्ड है किसके बीच में, अल्कोहल और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में बॉन्ड है बाय रिमूविंग ऑफ द वाटर। ठीक है, यही बात दोबारा की जा रही है जो हमने डिस्कस की थी। देखें, ग्लाइसरोल को इन्होंने किसका नेम दे दिया, अल्कोहल का नेम दे दिया, फैटी एसिड को इन्होंने किसका नेम दे दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम दे दिया। अब आप समझे, देखें क्या कह रहे हैं, ईस्टर एक बॉन्ड है। ठीक है, ईस्टर एक बॉन्ड है जो किसके दरमियान बनता है, अल्कोहल के दरमियान बनता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान में बनता है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब जब वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और फिर हम इसको क्या नाम दे देते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं ईस्ट्रीफिकेशन। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके अंदर लिंकेज बने, बॉन्ड बने अल्कोहल और ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान और वाटर भी रिमूव हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम ईस्ट्रीफिकेशन का नेम दे देते हैं। अभी हमने जर्नल से डिस्कशन देख ली कि एसाइल ग्लाइसरोल कैसे बना। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि किस रिएक्शन के थ्रू या क्या प्रोसेस होता है जिसके रिजल्ट में हमारा एसाइल ग्लाइसरोल बनता है, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं।
अच्छा, अब ये इस पैराग्राफ को हम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। ये मैंने फेडरल बोर्ड की बुक ओपन की हुई है, सिंध बोर्ड मैंने इसलिए ओपन नहीं की क्योंकि सिंध में इसको बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो हम फेडरल बोर्ड की हेल्प से इसकी पूरी बॉन्डिंग को डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्लाइस्ट्रोल इज ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ग्लाइस्ट्रोल हमारे पास एक अल्कोहलिक स्ट्रक्चर है, और कितना अल्कोहलिक स्ट्रक्चर है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, मतलब ट्राई मीन्स थ्री, ठीक है, हाइड्रोक्सी अल्कोहल मतलब OH। तो आप चेक करें ग्लाइस्ट्रोल के अंदर 3 OH दिख रहे हैं आपको, 1 2 3। तो क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के अंदर 3 OH है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं दिस इज द ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। क्या लिखा, विच कंटेन्स 3 कार्बन, इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। और क्या लिखा हुआ है, हर कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं हर कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फैटी एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ये फैटी एसिड है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके साथ क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब क्या है, देखें COOH। तो जहां भी जिस भी कंपाउंड में कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो हो, मतलब कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग करे और कार्बन जो है वो OH के साथ सिंगल बॉन्डिंग करे, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कार्बोक्सिलिक जो है वो एसिड या ग्रुप का नेम देते हैं। तो यहाँ आप चेक करें कि फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में COOH लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या दे दिया, नेम दे दिया, ठीक है। उसकी क्या बात बोल रहे हैं, फैटी एसिड के अंदर जो है वो 2 से लेकर 30 तक आपको जो है वो कार्बन्स मिल सकते हैं। फैटी एसिड के अंदर हमें 2 से लेकर 30 तक, मतलब 3 4 5 6 7 सो ऑन हमें कार्बन जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हर फैटी एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH से। RCOOH से कैसे देखें, ये सपोज करें मेरे पास ये एक फैटी एसिड है, तो यहाँ लगा हुआ है R और ये क्या है COOH, तो हम फैटी एसिड को RCOOH के फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, R इज द हाइड्रोकार्बन टेल, ठीक है। मतलब जो हमारे पास फैटी एसिड की जो टेल है, कार्बन की जो टेल है वो क्या है हमारी R। ये कार्बन के लास्ट में क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है, इसलिए हम इसको R को कहते हैं दिस इज द हाइड्रोकार्बन टेल। अच्छा, ये जस्ट अभी ग्लाइस्ट्रोल और फैटी एसिड का जो है वो आपको स्ट्रक्चर बताया कि ग्लाइस्ट्रोल और फैटी एसिड का हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी बॉन्डिंग को इन द डिटेल। When a glycerol molecules combine chemically with the one fatty acid, a monoacyl glycerol monoglyceride is formed। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब हमारे पास देखें, ये हमारे पास हमने पढ़ा कि ग्लाइस्ट्रोल के कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जब हमारा ग्लाइस्ट्रोल का मॉलिक्यूल कंबाइन होगा किसी एक फैटी एसिड के साथ, ठीक है, हमारा जब ग्लाइस्ट्रोल का मॉलिक्यूल कंबाइन होगा 1 फैटी एसिड के साथ, ठीक है, ये पूरा ग्लाइस्ट्रोल का मॉलिक्यूल अगर हमारे पास सिर्फ इस 1 फैटी एसिड के साथ कंबाइन होगा, तो हमें रिजल्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम मोनोग्लाइस्ट्रोल यानी कि एक ग्लाइस्ट्रोल का नेम दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस एक ग्लाइस्ट्रोल, इस पूरे ग्लाइस्ट्रोल के साथ ये 2 फैटी एसिड कंबाइन हो जाए, तो रिजल्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम डायएसाइल ग्लाइस्ट्रोल यानी कि 2 एसाइल ग्लाइस्ट्रोल का नेम दे देंगे। और अगर एक ग्लाइस्ट्रोल 3 फैटी एसिड के साथ कंबाइन हो जाए, जैसा कि, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, ट्राई एसाइल ग्लाइस्ट्रोल का नेम दे दिया। ट्राई मीन्स 3, क्योंकि यहाँ 3 फैटी एसिड्स कंबाइन हुए ग्लाइस्ट्रोल के साथ, तो इसलिए हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसको हम ट्राई एसाइल ग्लाइस्ट्रोल का नेम दे देंगे, ठीक है। तो अब हम इसके जो है वो हमने ये देखा कि जब एक ग्लाइस्ट्रोल जो है वो 3 फैटी एसिड के साथ कंबाइन हुआ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला उसको हमने ट्राई यानी कि 3 ग्लाइसराइड का जो है वो नेम दे दिया। अब देखते हैं कि इसके अंदर मतलब ग्लाइस्ट्रोल फैटी एसिड के साथ किस तरीके से कंबाइन होकर जो है वो ट्राई ग्लाइस्ट्रोल बना रहे हैं। तो देखें अब यहाँ क्या हुआ, ग्लाइस्ट्रोल के पास में पता है 3 कार्बन होते हैं, तो हर ग्लाइस्ट्रोल के कार्बन के साथ क्या अटैच हुआ, OH अटैच हुआ है, और यहाँ हमारे पास कितने फैटी एसिड्स हैं, 3 फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड में से निकला OH और इस ग्लाइस्ट्रोल में से निकला H, ठीक है। तो जब इसमें से OH निकला एक फैटी एसिड में से और ग्लाइस्ट्रोल के कार्बन के साथ जो OH अटैच हुआ था उसमें से एक H निकला, तो रिजल्ट में हमारा क्या निकल गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। इसी तरीके से सेकंड कार्बन में से H निकला और इसके कार्बन के में से OH निकला, तो सेकंड वाटर रिलीज हुआ। इसी तरीके से थर्ड वाटर रिलीज हुआ, तो टोटल इस रिएक्शन में कितने वाटर रिलीज हो गए, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होगा, रिलीज हो गए। तो इसीलिए हमने इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन का नेम दिया, बिकॉज इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसको हमने क्या नाम दे दिया, इस प्रोडक्ट को ट्राई एसाइल ग्लाइस्ट्रोल का नेम दे दिया। ट्राई मीन्स
थ्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है वो 3 फैटी एसिड ने मिलके जो है वो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनाई है, तो इसीलिए इसको हमने ट्राई एसाइल ग्रुप का नेम दे दिया। अब हम ये समझते हैं कि हमने इसको एसाइल ग्रुप का नेम क्यों दिया था, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग बुक में कहा था ना कि ये हमारे पास लिपिड की वो काइंड है या जिसको हम एसाइल ग्लाइसरॉल का नेम दे देते हैं। तो इसको हम एसाइल ग्लाइसरॉल का नेम इसलिए देते हैं, बेसिकली देखें हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट हमें मिला है जो वो ग्लाइसरॉल का मिला है, ठीक है। ये हमें जो प्रोडक्ट है वो किसका मिला है, ग्लाइसरॉल का मिला है। और इसके आगे क्या लगा हुआ है, एसाइल। इसको हमने एसाइल का नेम इसलिए दिया क्योंकि जब भी हमारे पास किसी भी कंपाउंड में से सारे OH के जो है मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, जैसे देखें ग्लाइसरॉल के अंदर से जितने भी OH के मॉलिक्यूल थे, ठीक है, H रिमूव हुआ तो मतलब OH का पूरा मॉलिक्यूल ही क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो उसके OH के रिमूव होने से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है ना, उसको हम उसके आगे हम लगा देते हैं एसाइल। तो क्योंकि हमें जो ग्लाइसरॉल मिला इसके अंदर से सारे OH के जो आपके पास मॉलिक्यूल्स थे वो रिमूव हो गए, इसीलिए इसको हमने एसाइल का नेम दिया। और क्योंकि ये ग्लाइसरॉल का प्रोडक्ट है इसलिए इसका हमने आगे लगा दिया ग्लाइसरॉल, तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, एसाइल ग्लाइसरॉल। मतलब ग्लाइसरॉल के अंदर से सारे OH रिमूव हो गए, इसीलिए इसको आपने एसाइल ग्लाइसरॉल का नेम दे दिया। अच्छा, अब हम अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड के कंबाइन होने से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसको हमने क्या नाम दे दिया, ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल। तो ये जो ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल हमें मिलता है ये हमारा एक्चुअली में एक न्यूट्रल ग्रुप होता है, ठीक है। न्यूट्रल ग्रुप मतलब वो ग्रुप जिसके ऊपर ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये न्यूट्रल ग्रुप या न्यूट्रल लिपिड क्यों है, बिकॉज ग्लाइसरॉल जो होता है जब वो फैटी एसिड के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसके जो सारे OH के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। तो जब OH के मॉलिक्यूल सारे निकल जाएंगे तो इस जो मतलब जो हमारा ट्राई एसाइल ग्लाइसरॉल बनेगा उस पर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, इसलिए इसको हम कह देते हैं दिस इज द न्यूट्रल ग्रुप। नाउ देयर आर 2 बेसिक काइंड्स ऑफ एसाइल ग्लाइसरॉल। मतलब एसाइल ग्लाइसरॉल की भी हमारे पास 2 काइंड्स होती हैं, ठीक है। वो 2 काइंड्स हमने एसाइल ग्लाइसरॉल की बॉन्डिंग को देखे थी, ठीक है। एक काइंड को हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल, और सेकंड को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल। अब सैचुरेटेड फेट्स या सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल को हम सिंपल नेम देते हैं फेट्स का। मतलब तो हमारे पास जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनका दूसरा नाम क्या है, फेट्स। मतलब जितने भी हमारे फेट्स होते हैं वो हमारे पास फैटी एसिड की एसाइल ग्लाइसरॉल की सैचुरेटेड काइंड में आते हैं। अब इनको सैचुरेटेड क्यों बोला, बिकॉज दे डोंट कंटेन एनी डबल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब ये हमारे पास वो एसाइल ग्लाइसरॉल है जिनके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आता। सपोज करें ये हमारे पास डिफरेंट कार्बन है, ठीक है, ये मैंने डिफरेंट कार्बन बना दिए, बहुत सारे हो सकते हैं, और इसके अपर साइड पे भी हाइड्रोजन होता है और डाउनवर्ड साइड पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब चेक करें कि यहाँ जो मैं जितनी भी बॉन्डिंग बना रही हूँ इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सिंपल जस्ट एक ही बॉन्डिंग है। ये जो लाइन है ये जस्ट वन को शो कर रही है, ठीक है। तो नोट करें यहाँ हमारे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं, मतलब कोई आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, सारे आपको सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं। तो जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जस्ट सिंगल बॉन्डिंग होगी तो ऐसे एसाइल ग्लाइसरॉल को हम सैचुरेटेड फैटी एसिड या सैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल का नेम दे देते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें फेट्स की तो हम कहते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसके एग्जांपल में हमारा आ जाता है पैल्मिटिक एसिड जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3 CH2 14 एंड COOH, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसके बाद हम बात करें अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल जिसका कॉमन नेम है ऑयल्स, ठीक है। जितने भी हमारे ऑयल्स होते हैं वो हमारे अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लाइसरॉल होते हैं। इनको हमने अनसैचुरेटेड क्यों बोला, बिकॉज दे हैव वन और मोर पेयर ऑफ कार्बन एटम ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड। मतलब इसके अंदर या तो एक या एक से ज़्यादा पेयर और कार्बन ने कह सकते हैं कि कार्बन ने जो है वो डबल बॉन्डिंग की भी होती है, ठीक है। जिसकी एग्जांपल ऐसे है कि सपोज करें हमारे पास यहाँ जो है वो मैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो है वो एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ठीक है। तो अब सपोज करें कि यहाँ पर 2 लाइन्स दिख रही है, तो 2 लाइन्स का मतलब क्या है कि यहाँ जो बॉन्डिंग हुई है वो कौन सी बॉन्डिंग हुई है, डबल बॉन्ड। क्या लिखा हुआ है, हैव वन और मोर पेयर ऑफ कार्बन एटम ज्वाइंट बाय डबल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे वो होते हैं जिन्होंने या तो एक पेयर ऑफ कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है या एक से ज्यादा कार्बन ने भी जो है वो डबल बॉन्ड क्या हुए होते हैं, बनाए हुए होते हैं। तो उनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम देते हैं, ठीक है।
ये रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें ऑयल्स की, तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके एग्जाम्पल में हमारे पास लिनोलेक आ जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको ये जो दिख रहा है, पूरा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उसके अलावा सिंटेक्स बोर्ड के अंदर जस्ट सिंपली बताया हुआ है कि एसाइल ग्लाइसोल जितने भी होते हैं वो हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। जब भी हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी होती है या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करनी होती है, तो वहाँ एसाइल ग्लाइसोल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इनकी जो एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, वो कार्बोहाइड्रेट से डबल होता है, ट्वाइस होता है। ये आपका एमसीक्यू भी आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट से ट्वाइस एनर्जी में कौन देता है, तो वो हमारे लिपिड्स ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और लिखी हुई है कि अगर हम एवरेज पर्सन के साइज़ की बात करें तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 16 kg जो है वो फेट्स पाया जाता है। एक अगर एवरेज पर्सन की बात करें तो उस एवरेज पर्सन में हमें कितना फेट मिलता है, 16 kg ऑलमोस्ट हमें जो है वो फेट मिल रहा होता है। और वो 16 kg फेट हमें 1,44,000 के कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। कमिंग लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिपिड्स की डिफरेंट काइंड को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।